एपिसोड 36। खुद को मेरा हस्बैंड कहना बंद करो और तुमने मुझे बदनाम कर दिया। जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसने वाइन के बॉटल्स थी। उसने एक रेड वाइन उठाए और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। कुछ देर बाद अक्षित घर आया। उसकी नज़र सबसे पहले किचन पर गई। उसकी लाइट अभी भी जल रही थी। उसे देखकर अक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। अक्षित अपना बैग सोफे पर रखकर किचन एरिया में जाने लगा, लेकिन उसे कल की तरह डिनर टेबल पर पाखी नहीं दिखाई दी। अक्षित किचन में एंटर हुआ तभी एक वाइन की बोतल लुढ़कती हुई उसके पैरों से टकरा गई। अक्षित ने जब दूसरी ओर देखा तो वहां पाखी जमीन पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक और वाइन की बोतल थी। अक्षित उसके पास जाकर उसके कंधे में टैप करते हुए कहता है, मिसेज वालिया गेट अप। पाखी उसके हाथ को खुद को दूर हटाते हुए नशे में कहती है, डोंट टच मी, तुम हो कौन और मुझे ऐसे क्यों छू रहे हो। अक्षित गहरी सांस लेते हुए, यार तुमने कितनी बॉटल्स पी ली है जो अपने हस्बैंड को भी नहीं पहचान रही हो, होश में आओ। पाखी अक्षित के फेस को ध्यान से देखते हुए, तुम मेरे हस्बैंड हो नहीं, तुम कैसे हो सकते हो। मेरे अक्षित कितने हैंडसम है तुम्हें पता भी है, कोई उनकी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। अक्षित स्मृक करते हुए, अच्छा तो तुम्हारे अक्षित इतने हैंडसम है। पाखी अपना सिर हिलाते हुए, हम इसलिए खुद को मेरा हस्बैंड कहना बंद करो, वरना अक्षित तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। अक्षित, हाँ वो तो सही है, मेरी वाइफ मुझे पहचान ही नहीं रही है। अब तुम्हारा हो गया हो तो अब रूम में चलो वरना सारे घर वाले उठ जाएंगे। ऐसा कहते हुए अक्षित पाखी को उठाने को कोशिश करता है, लेकिन पाखी उसका हाथ छुड़ाते हुए खुद ही उठ जाती है और किचन से हॉल की तरफ जाने लगती है। अक्षित उसे रोकते हुए कहता है, उस तरफ नहीं, ऊपर रूम में चलो। नशे में पाखी के पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो फिर भी हॉल में इधर उधर दौड़ रही थी। अक्षित उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाखी उसके हाथ में ही नहीं आ रही थी। भागते हुए पाखी गाना भी गा रही थी। हाँ जी हाँ मैंने शराब पी है। हाँ जी हाँ मैंने शराब पी है। थोड़ी सी नहीं बेहिसाब पी है। हाँ जी हाँ ना जी ना हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ मैंने शराब पी है। माफ कर दीजिए मेरी गुस्ताखी। हो मैं क्या करूँ मेरे बस में। मैं क्या करूँ मेरे बस में, दिल दीवाना नहीं। रहना जरा दूर मुझसे। रहना जरा दूर मुझसे, पास आना नहीं। पाखी ऐसा कहते हुए अक्षित को घूरने लगी, अपने कदम पीछे लेने लगी। अक्षित उसे देखते हुए, ऐसा हालत में तो कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, कितना बेसुरा गाती हो, जरा संभल कर। अक्षित की बात पूरी होते ही पाखी सोफे से टकराकर गिर गई और जमीन पर गिर गई। पाखी जमीन में बैठी हुई जोर जोर से रोने लगी। पाखी रोते हुए, तुमने मुझे गिरा दिया, अब मुझे दर्द हो रहा है। मैं अक्षित से तुम्हारी शिकायत करूंगी, तुम बहुत बुरे हो। ऐसा कहते हुए पाखी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती है। अक्षित उसके पास बैठकर, अक्षित से शिकायत करोगी हम, फिर चलो उसके रूम में, यहाँ कहाँ मिलेगा तुम्हारा अक्षित। पाखी पप्पी आई से अक्षित को देखते हुए, फिर उठाओ मुझे, मुझे चोट लगी है तुम्हारी वजह से, कहकर पाखी सिसकियां लेने लगती है। अक्षित उसे ऐसे देखकर मुस्कुराने लगता है और उसे अपनी गोद में उठाकर रूम की ओर चलने लगता है। अक्षित जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा होता है, पाखी अपने हाथ पैर मारते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, तुम मुझे ऐसे उठाकर कहाँ ले जा रहे हो, अब बचाओ। अक्षित उसे संभालते हुए, अरे मेरी माँ, ऐसी हरकतें करना बंद करो, तुमने ही मुझे ऐसे उठाने को कहा और तुम ही चिल्ला रही हो, तुम्हें पता है तुम नशे में और भी भारी हो गई हो। पाखी चिल्लाते हुए, मैं भारी नहीं हूं समझे। अक्षित उसे बड़ी मुश्किल से रूम तक लेकर गया, लेकिन उन दोनों को किसी को आंखें गुस्से से देख रही थी। ये थे अक्षित के डैड, जो उन दोनों को इतने पास देखकर गुस्से में दांत पीस रहे थे। उन्होंने उन दोनों को देखते हुए गुस्से में खुद से कहा, इस लड़की की हरकतें मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, अब इसका कुछ करना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने रूम जाकर किसी को कॉल किया और कहा कि कल सब रेडी रहना। इधर रूम में पहुंचने के बाद पाखी अक्षित के गोद से उतरकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। वो बड़ी बड़ी आंखें निकालकर खुद को गौर से देखने लगी, फिर खुद पर ही इतराने लगी। अक्षित उसकी हरकतों को देखकर पागल हुआ जा रहा था, उसे अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वो पाखी के पास जाकर कहता है, अब क्या हुआ, मिरर में कोई भूत देख लिया क्या। पाखी अक्षित की ओर मुड़ी और उसके पास जाते हुए उसके कंधे से पकड़ लिया। पाखी पाउट करते हुए कहती है, क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती, देखी मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो, कहकर पाखी अपनी पलकें बार बार झपकाने लगती है। अक्षित उसे प्यार से देखते हुए कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, किसी की इमेजिनेशन से भी ज्यादा। पाखी अक्षित को खुद से दूर धक्का देते हुए, फिर क्यों अक्षित मेरी तरफ नहीं देखते, मुझसे प्यार नहीं करते, आखिर क्या कमी है मुझसे, मुझे पता है ऐसा क्यों है। ऐसा कहते हुए पाखी एक कंघी को पकड़कर बेड पर चढ़ जाती है और जोर जोर से गाने लगती है। और जस्ट नो जस्ट नो जस्ट नो वाई कॉस्टीज ऑल फेक लव फेक लव फेक लव एम सो एस सी के ऑफ थस फेक लव फेक लव फेक लव एम सो सॉरी बट इज फेक लव फेक लव फेक लव। अक्षित उसे इतना बेसुरा गाते सुनकर अपने कान बंद कर लेता है, लेकिन पाखी का गाना जारी रहता है। अक्षित से अब और रहा नहीं गया। अक्षित खुद भी बेड पर चढ़कर पाखी से कंघी छीनने को कोशिश करने लगा, लेकिन पाखी उसे ऐसे करने से रोक रही थी। इतने में अक्षित ने पाखी के दोनों हाथ पकड़ लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। पाखी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मुझे मेरे हस्बैंड के पास जाना है। ऐसा कहते हुए पाखी अक्षित को पुश करने लगती है, जिससे अक्षित का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। अक्षित पाखी के नीचे दबा दिया था और पाखी अक्षित के सीने से लगी हुई थी।
पाखी सिर उठाकर अक्षित की ओर देखने लगी और मुस्कुराते हुए कहती है, तो आप यहाँ हैं, शिकायत करते हुए, आपको पता है वो लड़का मुझे कब से परेशान कर रहा है। ऐसा करते हुए पाखी पीछे की ओर उंगली दिखती है, लेकिन वहां कोई लड़का नहीं था क्योंकि वो लड़का अब उसके नीचे दबा हुआ था। अक्षित स्माइल करते हुए, डोंट वरी, मुझे देखकर वो भाग गया, अब यहाँ बस मैं और तुम है। उसकी बात सुनकर पाखी मुस्कुराने लगती है और अक्षित के फेस के करीब जाती हुई कहती है, आपको पता मैंने आपका कितना वेट किया और आप यहाँ आराम से सो रहे हैं। कहते हुए पाखी अक्षित को पप्पी आई से देखने लगती है। उसे ऐसा करते देख अक्षित की दिल की धड़कनें तेज हो गई, उसका खुद से कंट्रोल अब खोने लगा था। उसने बड़े प्यार से पाखी कहा, तुम्हें पता है, तुम ऐसी हरकतें करके मुझे प्रोवोक कर रही हो। पाखी पाउट करते हुए, किस चीज के लिए अक्षित? उस चीज के लिए जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। पाखी अक्षित के थोड़ा और करीब जाने लगती है, उसके सांसें अब अक्षित के होठों को छूने लगी थी। इतने में पाखी ने अपनी क्यूट वॉइस में कहा, लेकिन मैंने तो आपको किसी भी चीज के लिए रोका ही नहीं। अब अक्षित से और रुका नहीं गया, उसने बिना देर किए पाखी को दूसरी ओर पलट दिया और उसके ऊपर में आ गया और बिना देर किए अपने होठ उसके होठों पर रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। अक्षित पाखी को उसके कंधे से पकड़ा हुआ था और पाखी के हाथ अक्षित के कंधे पर थे। पाखी धीरे धीरे अपने हाथ उसके कंधे से हटाकर उसके बालों तक ले गई और उसके बालों में बड़े प्यार से अपने हाथ फेरने लगी। लगभग 10 मिनट किस करने के बाद जब अक्षित को लगा कि पाखी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसने खुद को पाखी से अलग किया। जब उसने पाखी को देखा तो पाखी का फेस पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसने पाखी के फोरहेड पर किस किया और दूसरी साइड में लेट गया। इतने में पाखी आहिस्ते से आकर अक्षित से सीने से लग गई। अक्षित ने भी पाखी को अपनी बाहों में भर लिया। इतने में पाखी ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं अपने खडूस को बहुत पसंद करती हूँ। अक्षित उसकी बात सुनकर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा खडूस भी तुम्हें पसंद करता है? ऐसा कहकर अक्षित ने पाखी को और कसकर गले से लगा लिया। अगली सुबह जब पाखी उठी तो उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। पाखी बेड पर सीधे बैठते हुए अपना सर पकड़ लेती है। पाखी जब सामने देखती है तो उसे अक्षित दिख जाता है जो काम कर रहा था। उसे देखते हुए पाखी ने कहा, मुझे कल कुछ किया क्या? अक्षित बिना उसकी ओर देखते हुए, मत पूछो कल तुमने क्या किया। कल तुमने को हरकत को है जिसकी वजह से मैं तुम्हें जेल पहुंचा सकता हूं। पाखी बेड से उठकर अक्षित के पास जाती है और डरते हुई कहती है, क्या किया था मैंने? आप मुझे साफ साफ बताएंगे? अक्षित गहरी सांस लेते हुए अपनी फाइल साइड में रखता है और पाखी से कहता है, तुमने मुझे बदनाम कर दिया पूरे घर में। अक्षित, मैं आपको पसंद करती हूँ, आई लव यू ऐसे चिल्ला रही थी तुम। पाखी अपने कदम पीछे लेते हुए, नहीं आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगी। अक्षित अपनी जगह पर खड़ा होता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम ऐसे मुकर जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हारी सारी हरकतें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ। पाखी अपना थूक निगलते हुए, आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है आपके पास कोई सबूत भी नहीं है, मेरे मन में ऐसा कुछ है भी नहीं, तो मैं कैसे ऐसा बोल सकती हूँ? हाँ हाँ, आप मुझे बस परेशान कर रहे हैं। अक्षित अपने कदम पाखी की ओर बढ़ाते हुए, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, ये सुन लो। ऐसा कहते हुए अक्षित अपना फोन खोलने लगता है, लेकिन पाखी उससे पहले ही बाथरूम में घुस जाती है। अक्षित उसे ऐसे देखकर हंसने लगता है। कुछ देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। पाखी अपना सिर झुकाए चुपचाप से ब्रेकफास्ट कर रही थी जबकि अक्षित उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराए जा रहा था। पाखी ये बात जानती थी इसलिए वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ ब्रेकफास्ट पर ही लगाया था। इतने में अक्षित के डैड ने कहा, आज तुम दोनों ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना, कुछ लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं। अक्षित बिना उनकी ओर देखते हुए रूड वॉइस में, हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन उसकी गारंटी नहीं ले सकते, चले मिसेज वालिया। ऐसा कहकर अक्षित वहां से निकल गया और पाखी भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। कंटिन्यू एपिसोड 37। तुम्हारी हिम्मत किसे हुई मेरी पाखी के बारे ने ऐसा बोलने की और नीरज को पड़ा थप्पड़। ऑफिस पहुंचकर दोनों अपने काम में लग चुके थे। वही दूसरी तरफ राधिका तरुण के केबिन में उस पर चिल्ला रही थी। राधिका गुस्से में, तुम मेरे दोस्त हो भी या नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे वहां नहीं जाना, कुछ करो प्लीज। तरुण अपने लैपटॉप पर काम करते हुए, देखो मैंने कुछ नहीं किया है, वो तुम ही थी जिसे डबल पेमेंट चाहिए था और अब डबल पेमेंट चाहिए तो तुम्हें डबल मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। राधिका तरुण के पास आकर, तो ठीक है ना करवा लो डबल मेहनत, लेकिन यहाँ मुझे उस आदमी के साथ काम नहीं करना। तरुण गहरी सांस लेते हुए, काम तो तुम्हें उन्हीं के साथ करना होगा और मिस्टर दीक्षित ने तुम्हें खुद चुना है, सो आई कांट हेल्प इट। और तुम अकेली नहीं हो यार, तुम्हारे साथ ऑफिस के और 4 लोग भी जा रहे हैं, सो डोंट वरी। राधिका पाउट करते हुए, कैसे ना वरी करूं, उस आदमी ने किसी और को अपना असिस्टेंट चूज नहीं किया है, मुझे किया है। मुझे अगर पहले पता होता कि हमारी कंपनी हमें वहां भेजेगी तो मैं कभी इस चीज में अपना नाम नहीं देती, मैं क्या करूं अब। तरुण बिना राधिका की ओर देखते हुए, अपना सामान उठाओ यहाँ से और जाओ, उनके ऑफिस वैसे भी काफी लेट हो चुकी, जो तुम उन्हें देर से आने वाले लोग पसंद नहीं है। राधिका मुंह बनाते हुए, उन्हें कौन सा लोग पसंद करते हैं हो कहकर राधिका तरुण के केबिन से निकल जाती है। तरुण उसे इस तरह फ्रस्ट्रेटेड देखकर मुस्कुराने लगता है। इधर राधिका अपना सारा सामान लेकर अंश के ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस से निकलते ही एक कार फिर से राधिका का पीछा करने लगती है। कार का ड्राइवर किसी को फोन पर कहता है, बॉस वो लड़की अभी ऑफिस से निकली है।
सामने से कोई कहता है, ठीक है उसका पीछा करो, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। ऐसा कहकर वो आदमी फोन काट देता है। ये कोई और नहीं यश था। यश किसी भी तरह से राधिका को हासिल करना चाहता था। आज तक किसी लड़की के लिए उसने इतना वेट नहीं किया था, इसलिए उसने अपने आदमियों को हर समय राधिका पर नजर रखने के ऑर्डर दे दिए थे। दूसरी तरफ अक्षित अपने काम में बिजी, तभी उसकी मॉम ने उसे कॉल कर ले घर आने को कहा और साथ में पाखी को भी लाने के लिए। अक्षित अपना काम फिनिश करके पाखी के केबिन में पहुंच चुका था। पाखी अपने काम में बिजी थी, वो फाइल्स में खोई हुई थी। तभी अक्षित उसके केबिन में आया। अक्षित डोर पर नॉक करते हुए, मिसेज वालिया, इट्स टाइम टू गो होम। पाखी अक्षित की ओर देखते हुए बस हमम कहती है और दोनों फिर से अपने घर पहुंच चुके होते हैं। घर पहुंचकर दोनों देखते हैं कि घर में बहुत चहल पहल है। घर में कई गेस्ट भी आए हुए थे, इसमें अक्षित के चाचा चाची और उसका कजिन नीरज भी था। इनके अलावा अक्षित के डैड ने नव्या और उसके डैड को भी इनवाइट किया था। दोनों जैसे हॉल में एंटर करते हैं, अक्षित की चाची पाखी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। इधर अक्षित उन लोगों को ऐसा करते देख बहुत हैरान था और उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हो रही थी कि उसके डैड और उसके चाचा एक साथ बैठकर हंसते हुए बातें कर रहे थे। उन दोनों के बीच बिजनेस को लेकर अनबन चल रही थी। कई बार बात करने के बाद भी इनके बीच समझौता नहीं हो पाया था। सिर्फ अक्षित के दादाजी के सामने ही दोनों शांत रहते थे। अक्षित इन सब को इग्नोर करता हुआ अपने कमरे में ही जाने लगा था कि उसके डैड ने उसे रोकते हुए कहा, अक्षित अपने चाचा जी से मिल लो, कितने दिनों के बाद हमारे घर आया है। अक्षित बिना किसी भाव के कहता है, वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है कि आपने इनको कैसे इनवाइट कर लिया। खैर मुझे आप दोनों से कोई बात नहीं करनी। ऐसा कहते हुए अक्षित फिर से अपने कमरे में जाने लगा। इतने में अक्षित के डैड ने नीरज को इशारा किया। नीरज अक्षित की ओर बढ़ते हुए, भाई मुझे आपसे बिजनेस से रिलेटेड कुछ पूछना था, क्या आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हैं। अक्षित नीरज की ओर देखते हुए, ऑफ कोर्स कम विद मी। अक्षित नीरज को अपने साथ स्टडी रूम में ले गया जहां वो दोनों बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लगे। इधर अक्षित की चाची पाखी को उसके कमरे में ला चुकी थी जहां अक्षित की मॉम उसका वेट कर रही थी। अक्षित की मॉम ने पाखी को देखते ही उसे गले से लगा लिया और उसके फोरहेड पर किस किया। इतने में अक्षित की चाची अक्षित की मॉम से कहती है, सच कहूं दीदी, लेकिन आप चाहकर भी इतनी सुंदर बहू नहीं ढूंढ सकती थी। अक्षित की पसंद लाखों में एक है। अक्षित की मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने सही कहा, मुझे नाज है उसकी पसंद पर, लेकिन उससे भी ज्यादा आज मैं इस बात से खुश हूं कि अक्षित के डैड ने ये सब इंतजाम करके पूरी फैमिली को उनकी बहू से मिलाने बुलाया है। मैं अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकती। अक्षित को चाची, दीदी मुझे लगता है कि उन्होंने पाखी की सादगी देखकर उसे अपना लिया है। हमारी पाखी है ही इतनी प्यारी कि कोई भी उससे ज्यादा देर तक नाराज ही नहीं रह सकता। अक्षित की मॉम, तुमने सही कहा। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगती है। पाखी भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देती है। इसके बाद दोनों पाखी को तैयार करना शुरू करती है। पाखी को मॉम ने उसे एक पिंक कलर की साड़ी पहनने को दी थी और उसके साथ में मैचिंग ज्वेलरी। पाखी उसमें किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब वो दोनों पाखी को लेकर नीचे आई तो सबकी नज़र बस पाखी पर ही ठहर गई। सबकी आंखों में पाखी किसी तारे की तरह चमकने लगी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी आंखों में पाखी किसी कांटे की तरह लग रही थी। इनमें से एक थी नव्या, जो पाखी को देखकर गुस्से में दांत पीसने लगी थी। अक्षित की मॉम पाखी को सोफे पर आराम से बैठा देता है। सभी लोग की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, लेकिन नव्या को ये सब सुनने का कोई शौक नहीं था, इसलिए वो वहां से जाने ही लगी थी कि अक्षित के डैड ने उसे रोकते हुए उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। इधर सब लोग एक एक करके पाखी से मिल रहे थे तो वही नव्या वहां से निकलकर स्टडी रूम की ओर चल पड़ी थी। अक्षित और नीरज अभी भी बिजनेस को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी नव्या वहां पहुंचकर नीरज से कहती है कि उसके डैड उसे बुला रहे हैं। नीरज तुरंत वहां से चला जाता है। नीरज के जाने के बाद अक्षित भी स्टडी रूम से जाने वाला ही होता है कि नव्या उसे रोकते हुए कहती है, मिस्टर अक्षित, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अक्षित बिना किसी भाव के कहता है, क्यों, आपको भी कोई गाइडेंस चाहिए। नव्या अक्षित की बात सुनकर हंसते हुए कहती है, ओ कम ऑन अक्षित, मुझे गाइडेंस की क्या नीड हो सकती है, मैं तो आपकी वाइफ के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। अक्षित थोड़ा सीरियस होते हुए, उसके बारे में क्या बात करनी है। ऐसा कहते हुए अक्षित नव्या को गुस्से में देखने लगता है। नव्या उसे शांत कराते हुए कहती है, रिलैक्स मिस्टर अक्षित, आप तो एकदम सीरियस हो गए। मैं तो बस ये कह रही थी कि वो कितनी सुंदर है और उसने अपनी खूबसूरती का अच्छा फायदा उठाया है। अक्षित गुस्से में, जो बोलना चाहती हो साफ साफ बोलो, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। नव्या अक्षित की ओर कदम बढ़ाते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है, मैं क्या कह रही हूँ आप अच्छे से समझ रहे हैं। मैं जानती हूँ इन लड़कियों को जो अपनी खूबसूरती का जाल बिछाकर अमीर लड़कों को फंसा लेती है, और देखिए उसने फंसाया भी किसे है, एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन को। वाव क्या लड़की है। उसकी बात सुनने के बाद अक्षित का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने नव्या को उसके बालों से पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पाखी के बारे में ऐसा बोलने की। तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी उसके बारे में ऐसा बोलकर। अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। ऐसा कहते हुए अक्षित नव्या के बालों को और जोर से खींचने लगता है, जिससे उसकी नव्या दर्द में चिल्लाने लगती है। नव्या दर्द में कहती है, अक्षित आप ये क्या कर रहे हैं, आपको जरा भी अंदाजा है ऐसा करना आपको कितना भारी पड़ सकता है। मैं आपके साथ डील भी तोड़ सकती हूँ, समझे आप।
अक्षित गुस्से में दांत पीसते हुए, शौक से तोड़ो इस डील की जरूरत किसे है ये हम अच्छे से जानते हैं और तुम क्या तोड़ेगी ये डील, मैं खुद ही इसे अभी इसी वक्त तोड़ता हूं क्योंकि मैं किसी लो कैटेगरी की कंपनी के साथ कोई बिजनेस नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ नीरज हॉल में पहुंचकर म्यूजिक ऑन कर देता और सबको डांस करने के लिए बुलाया है। घर के सारे मेंबर्स म्यूजिक में धुन में नाचना शुरू करते हैं। वहीं पाखी सोफे पर ही बैठी सबको देख रही थी। इतने में नीरज पाखी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, भाभी जी आपको अपने इकलौते देवर के साथ तो डांस करना ही होगा। पाखी उसे मना करने लगती, लेकिन सभी घर वाले उसे डांस करने के लिए चीयर करने लगते हैं। इतने में नीरज उसे अपने साथ खींचते हुए सबके बीच में ले आता है। पाखी को ऐसे डांस करने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। इतने में अक्षित की डैड के नीरज को कुछ इशारा किया, जिसके बाद नीरज पाखी को उसके कंधे से पकड़ते हुए अपने करीब ले आया। पाखी उसके ऐसा करने से बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती स्माइल कर रही थी। इसके बाद नीरज ने अपने हाथ पाखी के कमर पर रख दिए और उसे पिंच करने लगा। पाखी नीरज के ऐसा करने ने चौंक गई थी। जब उसने नीरज की ओर देखा तो अभी भी म्यूजिक के साथ डांस कर रहा था। उसने अब की बार भी इग्नोर करना सही समझा। वही अक्षित के डैड ये बात अच्छे से जानते थे कि नीरज अभी क्या कर रहा है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि ये उनके प्लान का ही हिस्सा था। इधर अक्षित की मॉम पाखी को देखकर समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो पाखी को लेने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि अक्षित की चाची ने उसे रोक लिया। इधर नीरज की हरकतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके हाथ अब पाखी की पीठ को सहला रहे थे। पाखी अब नीरज के इरादों को अच्छे से समझ चुकी थी। इतने में नीरज के पाखी के पीठ से होते हुए उसके बद तक पहुंच चुके थे। ये सब अब पाखी के सहन से बाहर हो चुका था। उसने बिना देर किए नीरज को थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि म्यूजिक में शोर में भी सबने ये सुन लिया। सबका डांस करना बंद हो चुका था। सभी लोग नीरज और पाखी की तरफ देख रहे थे। जहां नीरज अपने एक हाथ से अपना गाल पकड़े हुए था तो वही पाखी गुस्से में नीरज को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी थे। कंटिन्यू। एपिसोड 38। घरवाली के बीच फंसी पाखी। सभी लोग नीरज और पाखी की तरफ देख रहे थे। जहां नीरज अपने एक हाथ से अपना गाल पकड़े हुए था तो वही पाखी गुस्से में नीरज को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी थे। वहीं दूसरी तरफ राधिका और बाकी लोग अंश के ऑफिस पहुंच चुके थे। बाकी लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जा चुके। इधर राधिका अंश के केबिन में जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो अपना मुंह फुलाए अंश के केबिन के बाहर खड़ी थी। तभी एक लड़की जिसका नाम पायल था, उसने राधिका को देखा और उसके पास आकर बोली, एक्सक्यूज मी मिस, आपको कुछ चाहिए क्या? राधिका अपना मुंह फुलाए, हाँ मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ, मुझे इस आदमी के साथ काम नहीं करना कहते हुए राधिका अंश के केबिन की ओर इशारा करने लगती है। इतने में पायल उससे कहती है, प्लीज थोड़ा धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन पहले ये तो बताओ तुम हो कौन और तुम्हें सर से क्या काम है? राधिका उसके जवाब में अपना आईडी कार्ड उसे दे देती है। पायल उसका नाम पढ़ते हुए, राधिका देशमुख। राधिका का नाम पढ़ते ही पायल गुस्से में राधिका को देखने लगी। पायल ने अपने मन में कहा, तो यही है वो जिसकी वजह से मुझे असिस्टेंट की पोस्ट से सर ने हटा दिया। पायल उसे गुस्से में घूरते हुए उसके आईडी कार्ड को जोर से दबाने लगी थी। तभी राधिका पायल से अपना कार्ड छीनते हुए कहा, अरे आप ऐसा क्यों कर रही है? पायल मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरी आदत है कि अगर मेरे हाथ में कोई चीज हो तो मैं उसके साथ ऐसा ही करती हूँ। राधिका उसकी तरफ देखते हुए, इट्स ओके, लेकिन आपको दूसरों की चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है मैं सर से मिलकर आती हूँ। पायल उसे रोकते हुए, रुको मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। दोनों एक साथ अंश के केबिन का डोर नॉक करती है। अंश उन्हें कम इन कहता है और दोनों अंदर एंटर करती है। पायल मुस्कुराते हुए, गुड आफ्टरनून सर, ये है आपकी न्यू असिस्टेंट मिस राधिका देशमुख। अंश ने राधिका की ओर देखा और स्mirk करने लगा। राधिका उसे घूर कर देख रही थी। तभी अंश ने पायल को जाने से कहा। पायल मुंह फुलाए वहां से चली गई। अंश ने राधिका को बैठने के लिए कहा, लेकिन राधिका अपनी जगह पर खड़ी रही। तभी अंश अपनी जगह से उठकर राधिका की ओर चलते हुए कहता है, देखो तुम यहाँ मेरी असिस्टेंट हो तो बेहतर होगा कि तुम चुपचाप वही करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। राधिका, ये सब आप पर डिपेंड करता है, अगर आप मुझे एक असिस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो मैं आपकी हर बात मानूंगी। उसकी बात सुनकर अंश धीरे धीरे उसके करीब आता है और नॉटी टोन में कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो हो नहीं जिसके साथ मैं कुछ और कर सकूं, मेरा काम अच्छे से करो बस, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अंश की बात सुनकर राधिका उसे दांत पीसते हुए देखने लगी। इधर अंश उसे स्mirk करते हुए देख रहा था। इतने में राधिका ने आई कांटेक्ट ब्रेक करते हुए कहा, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। अंश, सबसे पहले तो तुम जाकर पायल से मेरा डेली रूटीन और काम करने का तरीका जान लो और कल से ध्यान रखना कि मुझे कोई भी चीज फिर से बतानी ना पड़े। राधिका इसके जवाब में बस हम्म कहती है और वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अक्षित के घर पर सभी की नजर पाखी और नीरज पर थी। तभी अक्षित की मॉम घबराते हुए पाखी पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? इतने में नीरज की मॉम नीरज की साइड में खड़ी होकर कहती है, उससे क्या पूछ रही है दीदी, मारा तो इसने है मेरे बेटे को, ऐसा भी क्या कर दिया इसने, मेरे प्यारे से बच्चे का चेहरा भी बिगड़ दिया। ऐसा कहते हुए नीरज की मॉम आराधना नीरज के गाल को सहलाने लगी। इतने सुप्रिया आराधना से थोड़े गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या लगता है इसने ऐसे ही नीरज को थप्पड़ मारा है? बिना किसी ठोस वजह के पाखी ऐसा नहीं कर सकती।
सुप्रिया पाखी की ओर देखते हुए, क्या हो गया बेटा, नीरज से कोई गलती हो गई क्या, मुझे बताओ क्या किया इसने। सुप्रिया इतना कहकर पाखी की ओर देखने लगी और सारे घर वालों की नजर भी उसी पर टिकी हुई थी। पाखी की आंखों से अब आंसू निकलने लगे थे। उसने रोते हुए सुप्रिया को सारी बात बताई कि नीरज उसके साथ क्या कर रहा था। उसकी बातें सुनकर सब शौक थे। भले ही नीरज एक प्लेबॉय था लेकिन अपनी फैमिली में उसने अपनी एक अच्छी इमेज बनाकर रखी थी, इसलिए पाखी की बातों पर विश्वास कर पाना सभी के लिए थोड़ा मुश्किल था। इतने आराधना ने गुस्से में कहा, कैसी बातें कर रही है ये लड़की, क्या हम अपने बच्चे को भी नहीं जानते हैं। आप ही बताइए दीदी, क्या आपके कभी नीरज के बारे में ऐसी बातें सुनी है, क्या आपने कभी उसे ऐसी हरकतें करते देखा है। सुप्रिया ने नमे सिर हिलाया। इधर पाखी की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगे थे। इतने में जय ने पाखी की ओर देखते हुए गुस्से में कहा, ये क्या हरकत है, एक तो मैंने इतना कुछ करके सारे परिवार को इकट्ठा किया और तुम यहाँ हमारे ही बच्चे पर घिनौने इल्जाम लगा रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पाखी सिसकियां लेते हुए कहती है, आप सब मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे जो महसूस हुआ मैंने आप सबसे वही कहा। इतने में एक औरत ने पाखी को गुस्से में कहा, अरे क्या ही हो गया, अगर उसने थोड़ी सी छेड़खानी ही कर ली तो देवर भाभी का रिश्ता ही हंसी मजाक का होता है। पाखी रोते हुए कहती है, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। आप क्या चाहती है कि ये कुछ भी करे और इसे कुछ ना कहूं, अगर मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम है तो मैं उसे जरूर। पाखी इतना ही कह पाई थी कि जय ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ए लड़की, तुझे क्या लगता है कि हमारे घर के बेटे ऐसे हैं, एक को तो तूने पहले ही अपने जाल में फांस रखा है और दूसरे पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगा रही है। इतने में नीरज के डैड अनिल ने कहा, मैंने आपने कहा था ना भाई साहब, मुझे इस लड़की पर पहले दिन से शक था। इसका असली प्लान तो आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। पहले उसने अक्षित को फंसा कर उसको दौलत पर अपना हक जमाने की कोशिश की और अब हमारे परिवार की प्रॉपर्टी पर भी नजर जमाए हुए है, इसलिए नीरज को पहले हटाकर सब कुछ अक्षित के हवाले करने की कोशिश कर रही है, फिर जो उसका है वो इसका है। जय ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुमने सही कहा, ये लड़की बस अपना मतलब निकालने लिए मेरे बच्चे से साथ है इसे तो मैं। ऐसा कहते हुए जय पाखी की ओर बढ़ने लगता है। इतने में किसी अपनी रौबदार आवाज में कहा, उसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। जब सभी ने उस ओर मुड़कर देखा तो वहां अक्षित खड़ा था, जिसकी आंखें गुस्से में आग उगल रही थी। अक्षित पाखी की बढ़ते हुए उसे अपने सीने लगा लेता है और बड़े प्यार से कहता है, तुम ठीक हो, डोंट वरी, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अक्षित के गले लगाने के बाद पाखी उसे कसकर लगे लगाकर रोने लगती है। अक्षित उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे सोफे पर बैठता है। अक्षित एक सर्वेंट से पानी मंगवाता है। अक्षित पाखी को पानी पिलाते हुए, डोंट वरी, सब ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लो। पाखी थोड़ा सा पानी पीती हैं। इतने में अक्षित पाखी का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहता है, आई एम सॉरी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये नाटक क्यों किया जा रहा है, और तो और मैंने तुम्हें इन दरिंदों के साथ अकेला भी छोड़ दिया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। अक्षित की बात खत्म होते ही नीरज सामने से आकर कहता है, भाई आप उससे माफी क्यों मांग रहे हैं, आपको पता भी है इसने किया है। नीरज को आवाज सुनकर अक्षित का गुस्सा अब अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका था। अक्षित अपनी जगह उठाते हुए नीरज की मुड़ता है और उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ इतना जोर का था कि नीरज जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। आराधना नीरज को उठाते हुए गुस्से में कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम अक्षित, इस लड़की को बचाने के चक्कर में अपने ही भाई पर हाथ उठा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अक्षित गुस्से में, शर्म तो आप सभी तो आनी चाहिए, आप सब ने इतना बड़ा इंतजाम किया सिर्फ एक लड़की को नीचा दिखाने के लिए। अक्षित अपने डैड को देखते हुए, और आपको मैंने पहले ही साफ साफ शब्दों में समझा दिया था कि इसका और उंगली उठाने की कोशिश भी मत करना, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप उसकी इज्जत के साथ भी कुछ गलत करने से नहीं चुकेंगे। अक्षित सभी घर वाले को गुस्से में घूरने लगा। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से में लाल हो गई थी। कोई भी उसकी आंखों में देखने से डर रहा था। अक्षित को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सबके चेहरे याद कर रहा हो इनके साथ। अब आगे क्या होने वाला था ये तो बस अक्षित ही जानता था। अक्षित अपनी आंखों से अंगारे उलगते हुए अनिल से कहता है, कितने % देने का प्रोमिस किया है इन्होंने, हम सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। आपने पाखी के साथ साथ अपने खुद के बेटे के दामन पर दाग लगा दिया जो अब कभी धुलने वाला नहीं है। आपकी भी एक बेटी है ना, अगर किसी ने उसके साथ ऐसा किया तो। उसकी सुनकर अनिल गुस्से में अक्षित को घूरने लगता है। उसे ऐसे देख अक्षित हंसते हुए कहता है, गुस्सा आ रहा है न, जब आपने पराई तो जनाब को गुस्सा आने लगा है, लेकिन अब जो गुस्से मुझे आ रहा है उसकी आग में तुम सब जलने वाले हो, तो तैयार रहना। इतना कहकर अक्षित पाखी के पास गया और उसे उठाते हुए कहा, चलो रूम में चलते हैं। अक्षित पाखी को रूम में ले जाने लगा। इतने में सुप्रिया भी पाखी की मदद करने के लिए उसके पास आई, लेकिन अक्षित ने उसे रोकते हुए सर्द आवाज में कहा, इट्स ओके, मैंने उसे ले जाऊंगा, आप अपने पति को ही संभालिए। सुप्रिया चुपचाप खड़ी उन दोनों को देखती रह गई, लेकिन वो जानती थी कि इसमें उसकी भी गलती थी। उसने इतनी आसानी से कैसे जय पर भरोसा कर लिया, वो पाखी को अपनाने के लिए रेडी है, यही सोचती हुई सुप्रिया रोती हुई आपके रूम में चली हैं। वही अक्षित और पाखी रूम में पहुंच चुके थे। जैसे ही अक्षित रूम का दरवाजा लॉक करके मुड़ा, पाखी उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अक्षित उसे अपनी आगोश में भरता हुआ शांत कराने को कोशिश करता है, लेकिन अक्षित का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसने वहां मौजूद हर एक इंसान को सबक सिखाने की सोच ली थी। उसकी गुस्से में लाल आंखें किसी को भी जलाकर राख करने के लिए काफी थी। कंटिन्यू एपिसोड 39 अंटिल DPSODEAPTER।
अक्षित पाखी के पास आया और उसके बैठकर बड़े प्यार से निहारने लगा। अक्षित पाखी के बालों को उसके फेस से हटाते हुए कहता है, कितनी मासूम हो तुम, एक मैं ही हूं जो तुम्हारी इस मासूमियत को नहीं बचा पा रहा हूं, मुझे माफ कर दो। नोट पढ़ते ही अनिल ने रिएक्ट करना शुरू किया और नीरज को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाने लगा। ऐसा कहते हुए अक्षित अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपना हाथ बढ़ता है, तभी एक आदमी अक्षित के हाथ में एक रॉड देता है। अक्षित उस रॉड को देखते हुए कहता है, लेकिन अब की बार तूने गलत लड़की की ओर आंख उठाकर देखा है और वो लड़की मेरी जान, मेरी वाइफ है, तुम्हें तो इसकी सजा मिलेगी। अक्षित पाखी को रूम में ले जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग हॉल में बैठे हुए थे। अक्षित के डैड का चेहरा उतरा हुआ था, इसलिए नहीं कि उनका बेटा उससे गुस्सा था, बल्कि इसलिए कि वो फिर से नाकामयाब हो गए पाखी को अक्षित की लाइफ से निकालने के लिए। नीरज और उसके पेरेंट्स जैसे ही अक्षित के घर से निकले, कुछ लोगों ने उनकी कार रोक ली और नीरज को किडनैप कर लिया। ये अक्षित के ही आदमी थे। इधर जय के फोन में भी उसके बाकी रिलेटिव्स के कॉल आने लगे कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है और वो बार बार आज ने फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। जय ये बात समझ चुका था कि ये सब अक्षित ने किया है। राधिका उसे मना करते हुए कहती है, नहीं इट्स ओके, मैं चली जाऊंगा, आपको जाना चाहिए यश, वरना आप लेट हो जाओगे। यश का नाम सुनकर अंश को कुछ ठीक नहीं लगा। वो तुरंत अपनी कार से उतरकर यश के कार के सामने चला गया। अक्षित की आवाज नीरज अच्छे से पहचानता था, इसलिए उसे इस बात का पता चला चुका था ये सब अक्षित ने किया है। अब नीरज का डर और भी बढ़ चुका था। वो अक्षित को अच्छे से जानता था कि इसका गुस्सा कितना खतरनाक है, और तो और उसने उसकी वाइफ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। अब तो उसका बचना इम्पॉसिबल था। लेकिन अक्षित उसकी कहाँ सुनने वाला था। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया और उसने अक्षित के हाथ में एक चाकू रख दी। इसके बाद अक्षित ने बड़ी बेरहमी से नीरज के हथेली पर चाकू चलाना शुरू किया। नीरज को अब ऐसा लग रहा था कि इस जिंदगी से तो अच्छी मौत ही है। वो दर्द में चिल्लाते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा। वो आदमी कहता है, अरे नहीं, मैं तो बस यहाँ मिस्टर दीक्षित से मिलने आया था, वैसे मेरा नाम यश राजपूत है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसा कहकर यश राधिका को अजीब तरह से देखने लगा। यश के आदमियों ने उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि राधिका अभी अंश के ऑफिस में है और वो राधिका को यहाँ से किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर अनिल उससे कहता है, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चलो यहाँ से। ऐसा कहते हुए अनिल वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे नीरज और आराधना भी चली जाती है। ऐसा कहकर अक्षित उस रॉड से नीरज के पैरों को मारने लगता है। नीरज दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अक्षित से माफी मांगने लगता है, लेकिन अक्षित पर तो कुछ और ही खून सवार था। उसे नीरज की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो नीरज को और भी जोर से मारने लगा था। वहीं अंश के ऑफिस में राधिका अंश के डेली रूटीन जानने लिए पायल के पास पहुंच चुकी थी। पायल राधिका को अंश की सारी आदतें और काम करने के तरीके के बारे में समझा रही थी, लेकिन उसका एटीट्यूड कुछ अलग था। राधिका को ऐसा महसूस हो रहा था कि पायल उसे बार बार नीचा दिखा रही थी। उसने यश को घूरते हुए देखा और राधिका से कहने लगा, राधिका तुम्हें किसी अनजान आदमी से लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, मेरे साथ चलो। ऐसा कहते हुए अंश राधिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार की ओर ले जाने लगता है। अक्षित पाखी का हाथ पकड़ता है और अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है जिसमें एक रिंग थी। अक्षित पाखी को रिंग पहनाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया था, लेकिन देखो ना आज क्या ही हो गया। अक्षित पाखी के हाथ को किस करता है और उसके साइड में जाकर सो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नीरज को हालत देखकर शॉक थे। उन्होंने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा था। उन्होंने जल्दी से नीरज को एडमिट किया और उसका ट्रीटमेंट करने लगे। नीरज के बॉडी से खून लगभग निकल ही चुका था और उसके शरीर की कई हड्डियां भी पूरी तरह टूट चुकी थी। डॉक्टर को उसे ट्रीट करने में काफी समय लगने वाला था। इतने में अनिल उनके सामने आकर कहता है, देखिए भाई साहब, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, अब आप अपनी बात से मुकर मत जाना। मुझे 15% स्टेक चाहिए, वरना मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। अक्षित का जब मन भर गया तब उसने चाकू एक साइड में फेंक दिया और गुस्से में नीरज से कहने लगा, आज के बाद दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना तू दोबारा किसी को दिखेगा भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ राधिका कैंटीन में बैठकर अपना काम कर रही थी। उसके पास काम करने के लिए कोई जगह नहीं थी। वही लंच टाइम हो चुका था, सभी लोग कैंटीन में आने लगे थे। वही पायल और उसके दोस्त भी कैंटीन में आ चुके थे। वो बार बार राधिका की ओर देखकर हंसते जा रहे थे। ये बात राधिका अच्छे से समझ चुकी थी, लेकिन यश ने उन सबको मना कर दिया और खुद इसे हैंडल करने चला आया। उसने पहले भी राधिका को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की है, लेकिन वो उसमें फेल रहा, इसलिए वो अब इसे अपने तरीके से हैंडल करना चलता था। नीरज ने गिड़गिड़ाते हुए कहना शुरू किया, भाई भाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपके डैड ने ही मुझे ये सब करने को कहा था, मेरी इन सब में कोई गलती नहीं है, ये इन दोनों भाइयों की गलती है जिन्होंने मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। अक्षित अब नीरज के पूरी बॉडी को मारने लगा था। जब अक्षित उसे मारते मारते पूरी तरह से थक गया तब उसने रुककर सांस ली और नीरज को देखने लगा। नीरज की पूरी बॉडी से खून निकलने लगा था, उसकी हालत खराब हो गई थी। नीरज ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था कि इतने में अक्षित के आदमी ने उसके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया। लेकिन राधिका अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, ओहो मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती, और ये कोई अनजान आदमी नहीं है, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ और हाँ मैं इसके साथ ही जा रही हूँ, समझे। कंटिन्यू एपिसोड 39 Until DPSODEAPTER।
अक्षित पाखी के पास आया और उसके बैठकर बड़े प्यार से निहारने लगा। अक्षित पाखी के बालों को उसके फेस से हटाते हुए कहता है, कितनी मासूम हो तुम, एक मैं ही हूं जो तुम्हारी इस मासूमियत को नहीं बचा पा रहा हूं, मुझे माफ कर दो। नोट पढ़ते ही अनिल ने रिएक्ट करना शुरू किया और नीरज को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाने लगा। ऐसा कहते हुए अक्षित अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपना हाथ बढ़ता है, तभी एक आदमी अक्षित के हाथ में एक रॉड देता है। अक्षित उस रॉड को देखते हुए कहता है, लेकिन अब की बार तूने गलत लड़की की ओर आंख उठाकर देखा है और वो लड़की मेरी जान, मेरी वाइफ है, तुम्हें तो इसकी सजा मिलेगी। अक्षित पाखी को रूम में ले जा चुका था, वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग हॉल में बैठे हुए थे। अक्षित के डैड का चेहरा उतरा हुआ था, इसलिए नहीं कि उनका बेटा उससे गुस्सा था, बल्कि इसलिए कि वो फिर से नाकामयाब हो गए पाखी को अक्षित की लाइफ से निकालने के लिए। नीरज और उसके पेरेंट्स जैसे ही अक्षित के घर से निकले, कुछ लोगों ने उनकी कार रोक ली और नीरज को किडनैप कर लिया। ये अक्षित के ही आदमी थे। इधर जय के फोन में भी उसके बाकी रिलेटिव्स के कॉल आने लगे कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है और वो बार बार आज ने फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। जय ये बात समझ चुका था कि ये सब अक्षित ने किया है। राधिका उसे मना करते हुए कहती है, नहीं इट्स ओके, मैं चली जाऊंगा, आपको जाना चाहिए यश, वरना आप लेट हो जाओगे। यश का नाम सुनकर अंश को कुछ ठीक नहीं लगा, वो तुरंत अपनी कार से उतरकर यश के कार के सामने चला गया। अक्षित की आवाज नीरज अच्छे से पहचानता था, इसलिए उसे इस बात का पता चला चुका था ये सब अक्षित ने किया है। अब नीरज का डर और भी बढ़ चुका था, वो अक्षित को अच्छे से जानता था कि इसका गुस्सा कितना खतरनाक है, और तो और उसने उसकी वाइफ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, अब तो उसका बचना इम्पॉसिबल था। लेकिन अक्षित उसकी कहाँ सुनने वाला था। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया और उसने अक्षित के हाथ में एक चाकू रख दी। इसके बाद अक्षित ने बड़ी बेरहमी से नीरज के हथेली पर चाकू चलाना शुरू किया। नीरज को अब ऐसा लग रहा था कि इस जिंदगी से तो अच्छी मौत ही है। वो दर्द में चिल्लाते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा। वो आदमी कहता है, अरे नहीं, मैं तो बस यहाँ मिस्टर दीक्षित से मिलने आया था, वैसे मेरा नाम यश राजपूत है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसा कहकर यश राधिका को अजीब तरह से देखने लगा। यश के आदमियों ने उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि राधिका अभी अंश के ऑफिस में है और वो राधिका को यहाँ से किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर अनिल उससे कहता है, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चलो यहाँ से। ऐसा कहते हुए अनिल वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे नीरज और आराधना भी चली जाती है। ऐसा कहकर अक्षित उस रॉड से नीरज के पैरों को मारने लगता है। नीरज दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अक्षित से माफी मांगने लगता है, लेकिन अक्षित पर तो कुछ और ही खून सवार था। उसे नीरज की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो नीरज को और भी जोर से मारने लगा था। वहीं अंश के ऑफिस में राधिका अंश के डेली रूटीन जानने लिए पायल के पास पहुंच चुकी थी। पायल राधिका को अंश की सारी आदतें और काम करने के तरीके के बारे में समझा रही थी, लेकिन उसका एटीट्यूड कुछ अलग था। राधिका को ऐसा महसूस हो रहा था कि पायल उसे बार बार नीचा दिखा रही थी। उसने यश को घूरते हुए देखा और राधिका से कहने लगा, राधिका तुम्हें किसी अनजान आदमी से लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, मेरे साथ चलो। ऐसा कहते हुए अंश राधिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार की ओर ले जाने लगता है। अक्षित पाखी का हाथ पकड़ता है और अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है जिसमें एक रिंग थी। अक्षित पाखी को रिंग पहनाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया था, लेकिन देखो ना आज क्या ही हो गया। अक्षित पाखी के हाथ को किस करता है और उसके साइड में जाकर सो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नीरज को हालत देखकर शॉक थे। उन्होंने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा था। उन्होंने जल्दी से नीरज को एडमिट किया और उसका ट्रीटमेंट करने लगे। नीरज के बॉडी से खून लगभग निकल ही चुका था और उसके शरीर की कई हड्डियां भी पूरी तरह टूट चुकी थी। डॉक्टर को उसे ट्रीट करने में काफी समय लगने वाला था। इतने में अनिल उनके सामने आकर कहता है, देखिए भाई साहब, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, अब आप अपनी बात से मुकर मत जाना, मुझे 15% स्टेक चाहिए वरना मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। अक्षित का जब मन भर गया तब उसने चाकू एक साइड में फेंक दिया और गुस्से में नीरज से कहने लगा, आज के बाद दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना वरना तू दोबारा किसी को दिखेगा भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ राधिका कैंटीन में बैठकर अपना काम कर रही थी। उसके पास काम करने के लिए कोई जगह नहीं थी। वहीं लंच टाइम हो चुका था, सभी लोग कैंटीन में आने लगे थे। वहीं पायल और उसके दोस्त भी कैंटीन में आ चुके थे। वो बार बार राधिका की ओर देखकर हंसते जा रहे थे। ये बात राधिका अच्छे से समझ चुकी थी, लेकिन यश ने उन सबको मना कर दिया और खुद इसे हैंडल करने चला आया। उसने पहले भी राधिका को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की है, लेकिन वो उसमें फेल रहा, इसलिए वो अब इसे अपने तरीके से हैंडल करना चलता था। नीरज ने गिड़गिड़ाते हुए कहना शुरू किया, भाई भाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपके डैड ने ही मुझे ये सब करने को कहा था, मेरी इन सब में कोई गलती नहीं है, ये इन दोनों भाइयों की गलती है जिन्होंने मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। अक्षित अब नीरज के पूरी बॉडी को मारने लगा था। जब अक्षित उसे मारते मारते पूरी तरह से थक गया तब उसने रुककर सांस ली और नीरज को देखने लगा। नीरज की पूरी बॉडी से खून निकलने लगा था, उसकी हालत खराब हो गई थी। नीरज ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था कि इतने में अक्षित के आदमी ने उसके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया। लेकिन राधिका अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, ओहो मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती, और ये कोई अनजान आदमी नहीं है, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ और हाँ मैं इसके साथ ही जा रही हूँ, समझे। कंटिन्यू।
पायल राधिका की ओर एक फाइल फेंकते हुए कहती है, इस फाइल में सर आने वाले केसेज की डिटेल है, इन्हें अच्छे से पढ़ लो ताकि तुम्हें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। राधिका वो फाइल उठती है और पायल को देखने लगती है। पायल उसे ऐसे ही खड़ा देख आंखें निकाल कर कहती है, क्या हुआ तुम्हें, अब जाकर अपना काम करो। अक्षित अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि नीरज को लेकर उसके पेरेंट्स के घर के सामने फेंक आए और वहां से सीधे अपने घर की ओर आ गया। अक्षित के आदमियों ने नीरज को एक बोरी में भरकर उसके घर के सामने फेंक दिया। वही अंश के ऑफिस में राधिका अपने पहले दिन का काम खत्म करके घर जाने टैक्सी का वेट करने लगी। तभी अंश अपनी कार लेकर उसके सामने रोकता है। अपने सामने कार को देखकर चौंक जाती है। अंश अपनी खिड़की खोलता है और राधिका से कहता है, कम ऑन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर जय को गुस्सा आने लगता है। जय गुस्से में अनिल के सामने खड़े होकर कहता है, बात तो इस चीज को भी हुई थी ना कि तुम्हारा ये बेटा इस काम में कामयाब होगा, कुछ हुआ क्या नहीं ना, उल्टा वो दोनों और भी करीब आ गए और तुम मुझे किस बात के लिए एक्सपोज करोगे। अक्षित को सब कुछ पहले ही पता चल चुका था, सो नाउ लीव। ऐसा कहते हुए जय दरवाजे की तरह इशारा करता है। रेटिंग और रिव्यू देना मत भूले और साथ में कमेंट और लाइक करें। वहीं दूसरी तरफ अक्षित के आदमी नीरज को शहर से दूर सुनसान जगह पर लेकर आ चुके थे। उन लोगों ने नीरज के आंखों में पट्टी बांध रखी थी और उसे कुर्सी से बांध रखा था। नीरज को जहां रखा गया वहां बस थोड़ी सी रोशनी थी। नीरज उन लोगों से खुद की जान की भीख मांगने लगा। इतने में अक्षित ने अपने आदमी को इशारा किया और उसने नीरज के आंखों में बंधी पट्टी खोल दी। जब नीरज से अपने आंखें खोल कर देखा तो उसके सामने अक्षित बैठा हुआ था। अक्षित की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी, जिसे देखकर नीरज का गला सूखने लगा। उसने डरते हुए कहा, भाई प्लीज, आपको तो पता ही है मैं कैसा लड़का हूं, आपने कभी मेरे बारे में कुछ सुना है क्या? नहीं ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बस एक बार प्लीज भाई। लेकिन वो चुपचाप अपना काम कर रही थी। इतने में एक आदमी राधिका के सामने बैठते हुए कहता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? राधिका उसकी ओर देखते हुए, आप ऑलरेडी बैठ चुके हैं। ऐसा कहकर राधिका यश की कार में जाकर बैठ जाती है। अंश उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन राधिका नहीं मानती। यश अपनी कार आगे बढ़ा चुका होता है। इधर अंश का दिल मान रहा होता है, उसे यश की आदतें अच्छे से पता थी, इसलिए वो खुद को नहीं रोक पाता और उनका पीछा करने लगता है। थैंक यू दिल दिल। इधर नीरज के पेरेंट्स को जब पता चला कि किसी ने एक बोरी उनके घर के सामने फेंकी है तो वो लोग तुरंत बाहर आए। उनके सर्वेंट्स उस बोरी को लेकर गार्डन में खड़े थे। उस बोरी में लगे खून को देखकर सबको कुछ गलत होने का डर सता रहा था। पानी पड़ते ही नीरज दर्द के मारे फिर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन अक्षित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अक्षित ने नीरज का हाथ अपनी ओर खींचते हुए कहा, तो यही वो हाथ है जो मेरी वाइफ को छूने की कोशिश कर रहे थे, इनके साथ अब मैं क्या करूं? एट एलम्ब एपिसोड एट अटलता श्रवास्तवा। राधिका झूठी मुस्कान के साथ, नहीं थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। अंश, राधिका देखो काफी लेट हो चुका है, अभी कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, मैं बस तुम्हें चुपचाप से ड्रॉप करूंगा और रास्ते में भी कोई बात नहीं करूंगा, आ जाओ यार। राधिका, लेकिन आपने मुझे बताया ही नहीं को मेरी जगह कौन सी है जहां मैं काम कर सकूं। पायल उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए कहती है, देखो तुम्हारे लिए अभी कोई भी जगह नहीं है, तुम्हारा जहां मन ही वहां बैठकर काम कर लो। कुछ हो देर में अक्षित वहां पहुंच चुका था। अक्षित वहां पहुंचकर सीधा नीरज के सामने गया। नीरज रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम सबको पैसे दूंगा जितना तुम लोग कहो, लेकिन मुझे जाने दो। थैंक यू फॉर योर कॉमेंट। उसकी बात सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है, आपने ठीक कहा, आप यहाँ अकेली दिखी तो मैंने सोचा कि आपको ही कंपनी दे दी जाए। अनिल ने अपने सर्वेंट को बोर खोलने के लिए कहा। जैसे ही उसने बोरी की खोली उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोरी के अंदर नीरज था जो खून से लथपथ था। उसे देखकर आराधना फूट फूट कर रोने लगी। वही अनिल अपने जगह पर जम चुका था, वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। उसकी बात सुनकर अक्षित हंसते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तू कैसा आदमी है? मुझे नहीं पता क्या कि तू लड़कियों को सिर्फ एक खिलौना समझता है? तुझे क्या लगता है सबकी तरह तू मुझे भी बेवकूफ बना सकता है? हाँ। कुछ देर बाद राधिका अपने घर सेफली पहुंच चुकी थी। उसे देखकर अंश ने राहत को सांस ली और अपने घर की ओर चला गया। वही अक्षित भी घर पहुंच चुका था। वो अपने रूम में जाता है तो देखता है कि पाखी सो चुकी थी। उसे ऐसे सोता देख अक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई।